नमस्कार मित्रों, स्टडी विद दिव्या ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो आज का हमारा टॉपिक है मगध का उत्कर्ष। मगध पर शासन करने वाला सबसे पहला वंश हर्यंक वंश था, जिसका काल 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक दिखाई देता है। अब इस वंश का पहला शासक जिसने मगध पर शासन किया उसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार का काल 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक दिखाई देता है। ठीक है, बिंबिसार मगध साम्राज्य का प्रथम शासक था। इसने अपनी प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज को बनाई थी। बाद में इसने अपनी राजधानी को परिवर्तित करके राजगीर को अपनी राजधानी बनाई। स्वतंत्र शासक के रूप में मगध पर सबसे पहला अस्तित्व दिखाई देता है बिंबिसार का। यह बिंबिसार का पहला स्वतंत्र शासक था जिसने अपनी राजधानी गिरिब्रज को बनाई थी और बाद में इसने अपनी राजधानी किसको बनाई? राजगीर को बनाई। ठीक है, दूसरा है बिंबिसार ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए वैवाहिक एवं मैत्री संबंधों पर बल दिया। बिंबिसार एक ऐसा शासक था जिसने राजनीति के सारे दांव पेच खेले। इसने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो वैवाहिक संबंध स्थापित किए, फिर बाद में इसने मैत्री संबंधों पर बल दिया। और इसके शासनकाल में केवल एक युद्ध का वर्णन मिलता है, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। इसने सबसे पहले कौशल नरेश की पुत्री महाकोशला से विवाह किया, जिसके कारण, क्योंकि काशी नगरी जो थी उस समय व्यापार का एक प्रमुख केंद्र थी, तो इसने क्या किया? सबसे पहले इसने कौशल नरेश की पुत्री महाकोशला से विवाह किया, जिसके कारण 1 लाख मुद्रा वार्षिक आय वाली काशी नगरी इसे दहेज में प्राप्त हो गई। इसने क्या किया? इसने महाकोशला से जब विवाह किया तो 1 लाख रुपया मुद्रा वार्षिक आय वाली जो काशी नगरी थी इसको दहेज में मिल गई, यानी काशी नगरी मगध में मिल गई, यानी काशी नगरी के साथ मगध का विस्तार हो गया। इसके बाद इसने दूसरा वैवाहिक संबंध स्थापित किया चेटक नरेश की पुत्री, जिसका नाम था चलना या छलना देवी। इसने अपना दूसरा वैवाहिक संबंध स्थापित किया चेटक नरेश की पुत्री, जिसका विवाह था चलना या छलना देवी। इसके बाद इसने मध्य देश यानी पंजाब की राजकुमारी क्षमा देवी से वैवाहिक संबंध करके अपने राज्य का विस्तार किया। मतलब इन राज्यों में इसने अपने संबंध स्थापित करके इन राज्यों के राजाओं को अपने पक्ष में ले लिया। ठीक है, फिर इसने मैत्री संबंध स्थापित किए। एक उदाहरण से पता चलता है कि एक बार जो है अवंती नरेश, ये अवंती नरेश चंड प्रद्योत पांडु रोग से ग्रसित हो गया, तो इसने उसके उपचार के लिए अपने चिकित्सक, अपने राजवैद्य जिसका नाम जीवक था, जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा। इस कारण अवंती नरेश उससे बहुत प्रभावित हुआ और उसने मित्रता का हाथ बढ़ा लिया, यानी इस तरह से अवंती नरेश की तरफ से भी इसका राज सुरक्षित हो गया। अगली जानकारी इसके विषय में यह मिलती है कि यह बौद्ध धर्मानुयायी था, यह बौद्ध धर्मावलंबी था। ठीक है, इसके बाद इसकी अगली जानकारी मिलती है कि इसने अपने जीवन में मात्र एक युद्ध लड़ा। हालांकि इसने अपने राज्य का विस्तार तो बहुत लंबा चौड़ा किया, वो भी इसने अपने राजनीतिक चाल की वजह से इसने कई जगह मैत्री संबंध स्थापित किए, फिर इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। लेकिन अंग नरेश ब्रह्मदत्त, जो कि इसका विरोधी था, बिंबिसार का वो विरोधी था, वह उससे इन्होंने मैत्री संबंध या किसी तरह के संबंध नहीं स्थापित किया। इन्होंने डायरेक्ट क्या किया
इन्होंने अंग राज्य पर आक्रमण कर दिया और अंग के शासक ब्रह्मगुप्त, अंग का शासक कौन था? ब्रह्मगुप्त था। उन्होंने ब्रह्मगुप्त की हत्या करके अंग को मगध में मिला दिया और यह मगध की पहली विजय थी। मतलब राजतंत्र स्थापित होने के बाद जब बिंबिसार शासक बना तो इसने मात्र एक युद्ध लड़ा, वो भी अंग नरेश ब्रह्मगुप्त के साथ, और इन्होंने ब्रह्मगुप्त को मार के अंग को अपने राज्य के अधीन कर लिया। इसके विषय में सबसे अंतिम जानकारी ये मिलती है कि बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया। यह बहुत ही कुशल शासक था, कुशल प्रशासक के रूप में जाना जाता था, लेकिन इसकी बढ़ती शक्ति और इसकी महत्वाकांक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हस्तांतरित होती रही और उसी महत्वाकांक्षा के बल पर अजातशत्रु ने अपने पिता को बंदी बना लिया। जब बिंबिसार थोड़ा बूढ़ा हो गया तो अजातशत्रु ने अपने पिता को बंदी बना लिया और इसे कारागार में डाल दिया। कारागार में घोर यातना के कारण जो है बिंबिसार की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु जो है 492 ईसा पूर्व के बाद, मतलब 492 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुई और उसके बाद बिंबिसार की कहानी यहाँ से खत्म हो जाती है। इसके बाद इसका अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक अजातशत्रु हर्यंक वंश की गद्दी पर बैठता है। आप सभी जानते हैं कि ये पूरा हर्यंक वंश पितृहंताओं का वंश कहा जाता है। इसमें बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया, अजातशत्रु की हत्या उदयन या उदयभद्र ने किया। ऐसे ऐसे करके ये पितृहंताओं का परिवार था और हालांकि इनकी शक्ति बहुत विस्तृत थी और इन्होंने बहुत लंबे समय तक शासन भी किया। इनका शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 492 तक दिखाई देता है। लेकिन इतने अच्छे प्रशासक होने के बाद एक कलंक इनके ऊपर लगा है कि यह शासन जो है पितृहंता के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा जो है यही समाप्त होता है। अब आप कुछ और चीज़ें समझने की कोशिश करिए। कभी कभी आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि मैं आपको साथ साथ कुछ प्रश्न देते चलूँगी और उन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी पे लिखिए, उसे आप जो याद रखिए क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि ये चीज़ कहाँ से, कैसे, कब, किस सन में घटित हुआ। तो आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पे जरूर लिखिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि हमारे पास सिस्टम का अभाव है तो हमें इसी बोर्ड से काम चलाना पड़ेगा और मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरा सहयोग करें ताकि आने वाले समय में हम आपको और अच्छी जानकारी प्रोवाइड करा सकें। सबसे पहले प्रश्न बनता है क्वेश्चन, मगध पर शासन करने वाला पहला वंश कौन था? दूसरा क्वेश्चन बनता है पितृहंता के नाम से कौन सा राजवंश जाना जाता है? तीसरा क्वेश्चन बनता है कि
काशी नगरी किस रानी किस राजकुमारी से विवाह के फलस्वरूप दहेज में प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार का शासन काल क्या था? और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस टॉपिक से आपका बनता है कि बिंबिसार के राजवैद्य का क्या नाम था? और सबसे अंतिम क्वेश्चन ये है कि बिंबिसार ने जीवक को किसके उपचार के लिए भेजा था? अगर आप सभी इन सारे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बिंबिसार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको कंठस्थ हो जाएगा और एग्जामिनेशन में भी बिंबिसार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप सभी आसानी से कर लेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।